हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम बात करेंगे एक नॉर्मल न्यूबॉर्न जो होता है उसकी रूटीन केयर की। तो आज का हमारा टॉपिक है रूटीन न्यूबॉर्न केयर, यानी कि एक न्यूबॉर्न जो होता है उसकी हम क्या रूटीन केयर करते हैं। तो बात करते हैं टॉपिक के, हमारा टॉपिक रूटीन न्यूबॉर्न केयर। तो उसमें फर्स्ट वन हमारा है एट बर्थ, यानी कि बर्थ पे हम जो हमारा न्यूबॉर्न है उसकी क्या केयर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन जो आता है हमारा वो है 5 क्लींस, यानी कि एट बर्थ जो हमें करना होता है सबसे पहले हमें सफाई पे ध्यान देना होता है और उसके अंदर आते हैं हमारे 5 क्लींस। तो फर्स्ट वन आता है हमारा कि क्लीन हैंड्स एंड वियर ग्लव्स, कि सबसे पहले जब भी हमारा जैसे न्यूबॉर्न हम डिलीवरी करवा रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हैंड वॉश करना होता है और हमें ग्लव्स पहनने होते हैं ताकि हम क्या करें, कंटामिनेशन से बच सकें। सेकेंड बात में आता है हमारा क्लीन सरफेस। क्लीन सरफेस के अंदर होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, हमारी जितने भी सरफेसेज जहाँ पे हम डिलीवरी करवा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, हमारी क्लीन होनी चाहिए। क्लीन स्ट्रेचर होनी चाहिए, क्लीन टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा जो टॉवल होते हैं, टॉवेल शुड बी क्लीन एंड वार्म। जो हमारा जिसमें हम बेबी को रिसीव करते हैं, जिन टॉवल्स के हम जो टॉवल होते हैं जिनके अंदर हम बेबी को रिसीव करते हैं या रैप करते हैं, वो टॉवल हमारे कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, वार्म होने चाहिए। वार्म क्यों होने चाहिए, ताकि हम बेबी जो होता है उसको किसका रिस्क रहता है, हाइपोथर्मिया का। तो हम क्या कर सके, उस बेबी को हाइपोथर्मिया से बचा सके, इसलिए हमारे जो टॉवल्स हैं वो क्लीन और वार्म होने चाहिए। तो ये था हमारा कि पहले क्या करना है, हैंड वॉश करना है, हमें ग्लव्स पहनने हैं, उसके बाद हमें जो सरफेस है उसको क्लीन रखना है। तीसरा क्लीन हमारा क्लीन ब्लेड्स एंड सीजर्स, यानी कि ये किस काम आती है, ब्लेड्स एंड सीजर टू अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, यानी कि हम जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के लिए जो सीजर्स और ब्लेड काम ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, हमारी क्लीन होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा जो बेबी और प्लेसेंटा जो है उसको कंटामिनेशन से बचा सके। तो ये कैसी होनी चाहिए, हमारी क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है क्लीन कॉर्ड क्लैंप, यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करते हैं, ये मान लो कि हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है तो उसमें फर्स्ट क्लैंप हम 2.5 सेंटीमीटर पे, सेकंड क्लैंप 5 सेंटीमीटर पे, फिर इन दोनों के बीच से हम क्या करते हैं, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। तो हमारा जो जहाँ से हम क्लैंप लगा रहे हैं वो दोनों क्लैंप हमारे क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, वो कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। और हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन कॉर्ड, यानी कि जो कॉर्ड जहाँ से हमने काटा है या जो हम बोले कि जो स्टंप बचता है, जो कटा हुआ पार्ट बचता है, जैसे ये हमारा बेबी था, बेबी से जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो बचा हुआ पार्ट होता है इसको हमें क्या रखना होता है, क्लीन रखना होता है एंड ड्राई रखना होता है। इसको क्लीन क्यों रखना होता है, ताकि हम ओम्फेलाइटिस या अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं उससे बचा सके। तो फर्स्ट वन जो हमारी रूटीन केयर में पहला टॉपिक था वो है क्लींस। और कितने क्लीन होते हैं, 5 क्लीन। हमें हैंड वॉश करना है, उसके बाद में हमें सरफेस को क्लीन रखना है, उसके बाद हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए सीजर्स है या ब्लेड है या अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर जो आती है उसको क्या करना है, हमें क्लीन करना है। हमारा जो कॉर्ड क्लैंप्स जो होते हैं उनको हमें क्लीन रखना है। उसके अलावा हमारी जो कटी हुई कॉर्ड जो है या कॉर्ड स्टंप जो होता है उसको हमें क्या रखना होता है, क्लीन रखना होता है। ये तो हमारा फर्स्ट। सेकंड इसमें आता है कि हम जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा डिले करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि बेबी बाहर आया, हमने बेबी को रिसीव किया और आते ही कट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करते। हम उसमें क्या करते हैं, उस अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग जो होता है उसको डिले करते हैं। तो उसको कितना डिले करते हैं और क्यों करते हैं, डिलेड अप टू 30 to 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट तक हम उसको डिले करते हैं, यानी कि वेट करते हैं कि जैसे 1 मिनट हो उसके बाद हम उसको डिले मतलब कट करते हैं। क्यों करते हैं, रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा से जो ब्लड बेबी के अंदर आ रहा होता है तो 1 मिनट के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है किसके अंदर आ जाता है, बेबी के अंदर। और बेबी के अंदर आ जाता है तो उससे क्या होता है कि डिक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया, यानी कि हम लगभग 80 to 90 ml ब्लड क्या होता है प्लेसेंटा से बेबी के अंदर उस 1 मिनट का ड्यूरेशन जो है उसके अंदर आ जाता है। उसके क्या होगा, जैसे ब्लड आएगा तो उसके अंदर आयरन भी आएगा, और आयरन भी आएगा और उससे क्या होगा, एनीमिया के चांसेस है वो प्रिवेंट होगा। आयरन, आरबीसी जो भी उसके अंदर ब्लड होगा, टोटल ब्लड वो आ जाएगा। उससे क्या होगा कि हम उसको रिस्क जो होती है एनीमिया की उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीटर्म बेबीज़ के अंदर क्या होता है, उसको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की जो रिस्क होती है उससे बचा सकते हैं, यानी कि जो प्रीटर्म बेबी होते हैं या जो बेबी लेस देन 37 वीक से पहले बोर्न होते हैं उनके अंदर चांसेस होता है IVH के, यानी इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के। तो हम अगर उसके अंदर पहले ऑलरेडी ब्लड की कमी होगी तो इसके चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस IVH से बचाने के लिए, इस चांसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, जब भी हम कॉर्ड क्लैंप करते हैं और क्लीन मतलब कॉर्ड को जो कट करते हैं तो कैसे करते हैं, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग। तो हमारा ये नोट सेट का भी क्वेश्चन है कि बेबीज़ के अंदर जो हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं वो करते हैं, उसके ऑप्शन आते हैं अर्ली कॉर्ड क्लैंप, डिलेड कॉर्ड क्लैंप, तो वो सारे इसके अंदर। तो इसमें आता है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। और वो क्यों करते हैं, ताकि हमें बेबी को एनीमिया से बचा सके या हाइपोवोल्यूमिया से बचा सके।
सेकेंड वन जो हमारा रूटीन केयर के अंदर आता है वो हमारा है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। हमारे बेबी जो होता है, हमारा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, उसको क्या होता है, हमेशा रिस्क होती है हाइपोथर्मिया की। यानी कि हाइपोथर्मिया उसके लिए क्या होता है, साइलेंट किलर होता है। जैसे एडल्ट के अंदर हाइपरटेंशन क्या होता है, साइलेंट किलर होता है, उसी तरीके से हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न के लिए क्या होता है, एक साइलेंट किलर डिजीज़ है। मतलब साइलेंट किलर होता है कि जो बेबी की डेथ होती है वो सबसे ज़्यादा किससे होती है, हाइपोथर्मिया की वजह से। उसमें क्या होता है कि अब उसको क्या करना है, हमें रूटीन केयर में उसको प्रिवेंट करना है हाइपोथर्मिया से। और हाइपोथर्मिया से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डिलीवरी रूम का टेम्परेचर जो है हम उसको कितना रखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमेशा डिलीवरी रूम जो होता है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा क्या होता है, नो फ्री ड्राफ्ट ऑफ एयर इन डिलीवरी रूम, यानी कि नो फ्री ड्राफ्ट ऑफ एयर इन डिलीवरी रूम। ये क्यों, हम जब हीट लॉस की बात करेंगे आगे तो उसमें एक मेथड होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा जो फ्री फ्लो एयर होती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हीट लॉस होती है। तो हम क्या करते हैं, बेबी को प्रिवेंट करते हैं। अगर बेबी को क्या होगा कि जैसे अगर मान लो डिलीवरी रूम के अंदर अगर एयर फ्लो हो रही होगी तो बेबी को क्या होता है, चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया के। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस एयर वेंट को, जो जहाँ से एयर आ रही है उस एयर वेंट को हमें क्या करना होता है, सील करना होता है, बंद रखना होता है। हमें डोर्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह क्लोज रखनी होती है। तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस किसका, डिलीवरी रूम का, और उसके अंदर किसी भी तरीके की एयर फ्लो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, प्रमोट स्किन टू स्किन, यानी कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है बेबी और मदर का, वो क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्यों, ताकि हम क्या कर सकें, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा स्किन टू स्किन केयर देने से जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग या रूमिंग इन जिसको हम बोलते हैं, आगे बात करेंगे कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हम क्या करते हैं, ये क्या करती है, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करती है। तो सेकंड हमारा जो रूटीन केयर में आता है वो है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। थर्ड वन हमारी केयर जो है उसमें है ब्रेस्ट फीडिंग। हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग कब करवानी चाहिए, तो जितना जल्दी आप करवा सको, एक मदर जितनी जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके उसको प्रमोट करना चाहिए कि जितना जल्दी वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके वो करवाए। शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी क्या करनी चाहिए, हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये था हमारा तीसरा कि ब्रेस्ट फीडिंग और शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो रूटीन केयर में ये तीसरा। फोर्थ वन हम बात करते हैं किसकी, रूमिंग इन की। तो रूमिंग इन में क्या होता है कि जो हमें बेबी और मदर जो है उसको क्या करना चाहिए, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को प्रमोट करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हमारी बॉन्डिंग मजबूत हो सके। तो फोर्थ वन हमारा है रूमिंग इन टू कीप द बेबी एंड द मदर टुगेदर, यानी कि हम बेबी और मदर को क्या करेंगे, टुगेदर एक साथ रखेंगे। उससे क्या होगा, फैसिलिटेट बॉन्डिंग बिटवीन बेबी एंड मदर, जिससे क्या होगी, बॉन्डिंग जो होती है मदर और बेबी की वो इंप्रूव होगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रूमिंग इन, इसको क्या बोलेंगे, रूमिंग इन, जिसमें हम बेबी और मदर जो होता है उसको दोनों को साथ रखते हैं, जिससे उनकी बॉन्डिंग इंप्रूव होती है। और ये किसमें हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में जब हम बेबी और मदर को साथ रखते हैं तो उससे क्या होगी, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसमें भी क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा या हेल्प करेगा। तो हमारा था फोर्थ वन रूमिंग इन। फाइनल वन हमारा जो रूटीन केयर में आता है वो होता है प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि हम बेबी को क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें हम प्रोफाइलेक्सिस में क्या करते हैं, एडमिनिस्टर विटामिन के, उसको हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे, विटामिन के की डोज एडमिनिस्टर करेंगे। और उसमें हम ये विटामिन के जो होता है, ये विटामिन के क्या करेगा, क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, यानी कि हमारा क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं 2, 7, 9, 10 को एक्टिवेट करता है। ये किसमें हेल्प करते हैं, टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ये किसमें हेल्प करेंगे, टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ ब्लीडिंग और करेक्ट हेमरेजिक डिसऑर्डर। जो हमारे हेमरेजिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको करेक्ट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विटामिन के की डोज एडमिनिस्टर करते हैं। वो क्या करती है, हमारे 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स को इंप्रूव करती है या एक्टिवेट करती है। इसकी डोज जो होती है, हम कितनी डोज देते हैं, इसकी डोज हम देते हैं 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। और ये किस में होती है, जो हमारे हेल्दी न्यूबॉर्न जो होते हैं, हेल्दी एंड टर्म न्यूबॉर्न जो होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, 1 मिलीग्राम डोज एडमिनिस्टर करते हैं। क्या हो कि अगर बेबी VLBW हो, अब इसमें हम बात करते हैं, इफ़ बेबी इज एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, अगर बेबी का वजन लेस देन 1000 ग्राम हो, लेस देन 1000 ग्राम हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी डोज जो होती है विटामिन के की वो आधी कर देंगे। तो इसकी डोज कितनी देंगे हम, 0.5 mg। इसकी डोज कितनी देंगे हम, 0.5 mg। और इसकी साइट जो होती है,
वो होती है एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। यानी कि हम उसके कौन से साइड पे देंगे, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ये कौन सी साइड होती है, ये जो हमारा बेबी है, ये हमारा बेबी है, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई, ये इसकी हो गई। जो पार्ट सेंटर में होता है, ये पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा मीडियल होता है। तो इस पार्ट में तो नहीं देंगे, यानी कि ये हमारी उसकी थाई है, तो उसके थाई के कौन से पार्ट में देंगे, एंटेरो आगे की साइड और लेटरल, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे मैंने वो किया है, इनकी अगर मान लो इसकी थाई में थोड़ी बड़ी बनाऊँ, ये इसकी थाई है, तो इसकी थाई के कौन से पार्ट में देंगे, इस पार्ट में, लेटरल साइड में और साथ में आगे की तरफ। तो कहाँ पे देंगे, एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, क्योंकि यहाँ पे जो फैटी मतलब मस्कुलर डेवलपमेंट जो होता है पूरी बॉडी से ज़्यादा ठीक होता है, इसलिए हम कहाँ पे देते हैं, एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। और ये किसकी डोज होती है हमारी, विटामिन के की। और कहाँ पे देते हैं, मैक्सिमम जो IM इंजेक्शंस होते हैं वो हम प्रीफर करते हैं इसी साइड पे, एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो यहाँ तक था हमारा रूटीन न्यूबॉर्न केयर। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।